नमस्कार, मेरा नाम विवेकानंद है। मैं श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और एमफिल इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस में किया है। पिछले 5-6 सालों से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। पिछले जब से कुछ दिनों से ये सारी कश्मीर को लेकर चर्चा जो है और एक बार हमारे सामने आने लगी है। इसके पहले भी आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया था 6th ऑफ अगस्त 2019 में, तब भी ये सारी चर्चाएँ जो है हमारे सामने आई थी और इन सब विषयों पर हमने बात की, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, ये डिस्कशंस होने लगी थी। लेकिन ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई और उसके बाद में और कश्मीर का इश्यू जो है वो ज्वलंत हो गया। इट स्टार्टेड बर्निंग एज़ सॉर्ट ऑफ। तो इस बात को लेकर के अनेक सारी चर्चाएँ हमारे सामने आ रही है। इसी बात को लेकर के मैंने सोचा कि कश्मीर की जो प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास और उसके हमारे राष्ट्र को लेकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता, हम नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी जो इंग्लिश में हम कहते हैं, इसको लेकर के उसके बहुत सारे परिणाम हैं, इम्प्लीकेशंस हैं। इसलिए मैंने ये सारी चर्चाओं को सामने लाने की बात की। तो इसके पहले भी मैंने 2 लेक्चर्स किए हैं। पहला लेक्चर मेरा प्राइमरीली जो कश्मीर की अर्ली हिस्ट्री थी, शुरुआत की हिस्ट्री, उसके संदर्भ में था। और जो सेकंड जो था, मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में जब साइन हुआ, तब से लेकर के 1971 का जो वॉर हुआ, 13 दिन का युद्ध, पाकिस्तान और भारत के बीच में और बांग्लादेश एक राष्ट्र का जन्म हुआ। इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने चर्चा की थी। बस मैं एक थैंक यू राहुल जॉइन किया हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि कुछ नौ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जॉइन किया है। आप सभी का बहुत-बहुत आभार और आपका स्वागत। मैंने चूँकि पहले भी कुछ डिस्कशंस हुए हैं, तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफली उसको स्केच करना चाहूँगा कि हमने क्या पहले चर्चाएँ की थी। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जब भी मतलब भारत के प्राचीन इतिहास का मैं पूरे परिप्रेक्ष्य नहीं बताऊँगा। कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो हमें एक बात ध्यान में आएगी, वो ये है कि प्राचीन भारत का इतिहास, ये हिंदू सभ्यता और बुद्ध की सभ्यता, बुद्धिस्ट सभ्यता, इन 2 सभ्यताओं का इतिहास हमको दिखाई देता है। वो 14वीं सदी जो है 14th सेंचुरी के मिडल पार्ट तक जो है, हिंदू और बुद्ध, ये 2 सभ्यताएँ, हिंदू सिविलाइज़ेशन एंड बुद्धिस्ट सिविलाइज़ेशन, ये 2 सभ्यताएँ वहाँ पर फली-फूली, बड़ी हुई, हमें पता है। आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होंगी, तो उसमें जो लास्ट 8-10 मिनट का जो वो एक लेक्चर है, जो वहाँ पे कृष्णा पंडित नाम का जो लड़का है वो लेक्चर करता है, उसमें उन्होंने वासुगुप्त, अभिनव गुप्त, इस प्रकार के अनेक सारे स्कॉलर्स की बात की है। हमें पता है कि शैविज़्म, बुद्धिज़्म और वैष्णविज़्म, ये तीनों भी जो फिलॉसफीज़ है, इन तीनों भी दर्शनों का वहाँ पर विकास हुआ। जैसे वासुगुप्त ने शिवसूत्र लिखे, वो शैवाइट थे। उसी प्रकार से अभिनव गुप्त ने जो अभिनव भारती पर जो उन्होंने नाट्यशास्त्र जो था, भरत मुनि ने लिखा हुआ नाट्यशास्त्र, उस पर उन्होंने टीका लिखी थी। उसी प्रकार से मैंने कहा कि बुद्धिस्ट सभ्यता का भी वहाँ पर विकास हुआ, जो 4th बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई थी और उसमें नागार्जुन आए थे और उन्होंने महायान बुद्ध का जो पंथ है, बुद्धिस्ट जो सेक्ट है, उसका प्रतिपादन करते हुए उसको और एक ऊँचाइयों तक ले गया है। हमने सुना है कि कुमारजीव, पद्मसंभव, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, जिन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को कंट्रीब्यूट किया और वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी एक प्रॉस्पेरस होते हुए कश्मीर से ही होकर के वो जो साउथ ईस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का जो हिस्सा है, उसमें चाइना, म्यांमार, जापान, कोरिया और अन्य भी राष्ट्र है, यहाँ तक बुद्धिज़्म फैला था। तो इस प्रकार से बुद्धिज़्म और शैविज़्म और साथ में जो तंत्र, वैष्णविक तंत्र जो है, इन सभी दर्शनों का और कलाकृतियों का वहाँ पर विकास हुआ।
14th सेंचुरी के मिडिल पार्ट ऑफ द 14th सेंचुरी हम कह सकते हैं, वहां पर शाहमीर नाम के मुस्लिम शासक ने अपना शासन की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार से फिर बाद में शाह मीर के बाद मुगलों ने भी वहां पर शासन किया। 1580 से लेकर 1750 तक जो है वहां पर मुगलों का शासन रहा। फिर बाद में जो अफगानी जो दुर्रानी डायनेस्टी थी, उनका वहां पर आक्रमण हुआ और वो वहां के शासक बने। 1752 से लेकर 1819 तक जो है उनका शासन रहा। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण भारतीय विचार वहां पर, भारतीय शासक वहां पर आते हुए हमको दिखाई देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, हमको पता है 1819 में उनका राजनीतिक पूरे परिप्रेक्ष्य में, पंजाब और उत्तर भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनका उदय होता है। ही एमर्जेस एज वन ऑफ द डोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट किंग्स, और वो अफगानिस्तान तक अपने शासन को जो है, अपने साम्राज्य को वो फैलाते हैं। तो इस प्रकार से 1819 से लेकर के 1819-20 से लेकर के 1846 तक जो है, ये पूरे उत्तर भारत पर, अफगानिस्तान तक वो फैला हुआ प्रदेश था। पाकिस्तान का भी बड़ा हिस्सा जो था उसमें, वो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में वहां पर वो शासन रहा है। और उन्हीं के ये आधिपत्य में, उन्हीं के शासन में जो है हम पाते हैं कि वहां पर जो आज का जम्मू कश्मीर का जो प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर मतलब जो कश्मीर का जो रीजन है, तो आज का जो भारत का हमारा कश्मीर, जो कश्मीर वैली, और जो आजाद कश्मीर वो कहते हैं, और वो जो हम POJK, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो जो हिस्सा है उसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ, और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है जिसकी बॉर्डर्स सिंकियांग तक जुड़ी हुई है, जो अभी पाकिस्तान ने चाइना ने जिस पर कब्जा किया है। इस प्रकार से यहाँ तक का जो प्रदेश है, वहां तक ये सारा जम्मू एंड कश्मीर का प्रदेश, और इधर इधर लद्दाख लेह तक का ये सारा प्रदेश जो है वो उस पर सिखों का ही साम्राज्य हुआ करता था। तो सिख साम्राज्य के जो गवर्नर थे गुलाब सिंह, हमने कहा कि गुलाब सिंह को जो है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की एक प्रकार से उन पर एक मेहरबानी थी गुलाब सिंह पर, तो गुलाब सिंह को उन्होंने अपना गवर्नर नेमली अपॉइंट किया था। तो वो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उसका जो प्रशासन वो देखते थे। पर हमको पता है कि 1800, हमने पहले की जो डिस्कशन किया था, 1845-46, 1845 एंड 1846 में एंग्लो सिख वॉर जो हुआ, मतलब ब्रिटिश और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जैसे पराक्रमी राजा सिख साम्राज्य के लिए नहीं प्राप्त हुए। और उसके बाद में जिस प्रकार से वो शासन कमजोर होता गया, और 1845 से लेकर 1846 के बीच में सिख और ब्रिटिशों के बीच में युद्ध होने के बाद सिखों की पराजय हो गई 1846 में। और जो लाहौर ट्रीटी है 1846 की, महाराजा दुलीप सिंह, मतलब छोटे बेटे थे, राजा महाराजा रणजीत सिंह के बेटे छोटे, जो राजगद्दी पर आए थे, उनके बीच में और ब्रिटिशों के बीच में लाहौर ट्रीटी होने के बाद सिखों का साम्राज्य वहां पर खत्म ही हो गया। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ब्रिटिशों का जैसे जैसे वहां पर एक इमर्जेंस हो रहा था भारतीय पॉलिटिक्स में और पंजाब की पॉलिटिक्स में, ये महाराजा गुलाब सिंह जो है डोगरा किंग के डायनेस्ट है, जिनसे शुरुआत होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि डोगरा किंग्स जो है जम्मू एंड कश्मीर पर जिनका शासन रहा 1846 से लेकर के 1947 तक, जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जब तक सिग्नेचर नहीं हुआ और जम्मू एंड कश्मीर भारतीय संघ राज्य का, इंडियन डोमिनियन या फिर इंडियन यूनियन का जब तक हिस्सा नहीं बना, तब तक। तो 1846 से लेकर के 1847, 1846 to 1947, the Dogra Kings ruled the state of Jammu and Kashmir। तो मैं जो कह रहा था कि लाहौर ट्रीटी के बाद सिखों का साम्राज्य 1846, 1846 में खत्म हो गया, और उसके बाद में जो है 1846 में मैंने कहा था कि गुलाब सिंह न्यूट्रल रहे थे एंग्लो सिख वॉर में, उन्होंने किसी भी साइड से हिस्सा नहीं लिया था। और इसके पहले भी कहा जाता था कि एक सीक्रेट ट्रीटी जो है, एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी अंग्रेजों के साथ थी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही थी। और फिर बाद में हुआ यूं कि सिखों का साम्राज्य खत्म होने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का, जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा जो था, मैंने अभी जो कहा कश्मीर वैली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, ये सारा इलाका, और
गिलगित बाल्टिस्तान जो सिंकियांग के जो प्रोविंस है आज चाइना का, पहले वो इंडिपेंडेंट स्टेट ही हुआ करता था। सिंकियांग प्रोविंस तक जुड़ा हुआ ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो हिस्सा था, खैबर पाख्तूनख्वा वगैरह जो रीजन्स है, उनसे जुड़ा हुआ जो हिस्सा था, वो सारा हिस्सा जो है, कहा जाता है कि 75 लाख नानकशाही जो रुपया था, वह दे करके महाराजा गुलाब सिंह जो जिन्होंने इनॉग्रेट किया था डोगरा डायनेस्टी का जम्मू एंड कश्मीर में, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने ब्रिटिशों से 75 लाख नानकशाही रुपया दे करके ये सारा जो कश्मीर वैली और आज का जो पूरा जो कश्मीर का हिस्सा जो है, तो उसमें मैंने कहा है कश्मीर वैली, उसके बाद में कश्मीर वैली के साथ ही मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद और आगे का जो हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का सारा हिस्सा खरीद लिया था। तो इस प्रकार से जो डोगरा किंग्स है, डोगरा किंग्स ने 1840 से लेकर के 1947 तक उसको रूल किया। और जैसे मैंने कहा है कि 26 अक्टूबर 1947 भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जम्मू एंड कश्मीर ने भारत में सम्मिलित होने का जो विलय प्रस्ताव था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, वो सिग्नेचर उन्होंने किए और इस प्रकार से वो भारत का हिस्सा बने। हमको पता है कि 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करने के बाद, क्योंकि 1925 के बाद में वहां पर जिस प्रकार से मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक इमर्जेंस हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, 1930 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का निर्माण हुआ, फिर बाद में उसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे, एक प्रोमिनेंट नेता शेख अब्दुल्ला, उन्होंने 1938 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया था उसको। और वो महाराजा, जैसे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी प्रकार से उन्होंने महाराजा के खिलाफ कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाई थी। तो इसी प्रकार तो ये क्विट कश्मीर मूवमेंट और जिस सारी जो एक्टिविटीज वो चला रहे थे, तो सेडिशन के चार्जेस के अंदर में महाराजा हरि सिंह जो थे, महाराजा गुलाब सिंह, उनके बाद में रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, इस प्रकार से ये चौथे डायनास थे। 1925 में वो सत्ता में आए थे, वहां के राजा बने थे महाराजा हरि सिंह, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जिन्होंने सिग्नेचर किए थे। तो उनके खिलाफ जो 1930 के दशक में, इन 1930s, जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे और सेडिशन के चार्जेस के अंदर में उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में उन्हीं दौरान 1947 के आसपास का जो समय था, उस दौरान में महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को इम्प्रिजन किया था, अरेस्ट करके इम्प्रिजन किया था। इन बिटवीन जो है 1937-38 के मध्य में शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दोस्ती हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनका साथ दे रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको जो है महाराजा शेख अब्दुल्ला को छुड़वाने के लिए महाराजा हरि सिंह के साथ जिस प्रकार चर्चा करने के लिए वो कश्मीर में चले गए थे, नेहरू जी को अरेस्ट किया था महाराजा हरि सिंह ने और उन्हें वापस भेजा था कश्मीर से। ये सारी चीजों को देखते हुए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, तो शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये तय किया, ये इंश्योर किया कि जो महाराजा हरि सिंह है, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किए थे, उन्हें कश्मीर छोड़ना चाहिए, क्योंकि जनमत जो है, कश्मीर का जनमत जो है, वो महाराजा के खिलाफ है, इस प्रकार से। और 1947 के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत ने भी सेना भेजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के पहले ही पाकिस्तान ने भारत ने सेना भेजी थी, कबायली जो लोग थे, पख्तून ट्राइब्स जिन्हें कहा जाता है, और इस प्रकार से जो कबायली लोग थे, और उसमें पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस भी थी। तो उनको जब भेजा गया था, तब जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में जब हुआ, तो इंडियन आर्मी वहां पर प्लेन के माध्यम से कश्मीर में उतारी गई और नियर अबाउट 70% ऑफ द जो हिस्सा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, और मतलब कश्मीर वैली इन पर्टिकुलर, कश्मीर वैली, मीरपुर और पुंछ, ये सारा कश्मीर वैली का हिस्सा मैं जो बता रहा हूँ, तो 70% ऑफ द हिस्सा जो है, जिस पर कब्जा बना लिया था इन कबायलियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने, वो खाली करवाया था। लेकिन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है
यह मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वे लेकर गए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर के हुक्म दिए, सीज फायर के ऑर्डर दिए और इस प्रकार से वहां पर उन्होंने और इस सीज फायर के साथ ही ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और चूंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रेशन पर सिग्नेचर हुए थे, तो इसलिए पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, आज का जो पीओजे के पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा हिस्सा भारत का है और पाकिस्तान ने आक्रमण किया था कबायलियों के साथ और पाकिस्तान ने ये यूनाइटेड नेशंस और माउंट बैटन के सामने भी ये अग्री किया था कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस वहां पर घुस चुके थे। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान सारे के सारे फोर्सेस पूरे कश्मीर रीजन से, जम्मू एंड कश्मीर रीजन से वो हटाए। भारत भी अपने फोर्सेस को कम करे और उतनी ही फोर्सेस वहां पर रखे जितनी आवश्यक है वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो पहली शर्त जो है पूरे फोर्सेस हटानी चाहिए, पाकिस्तान ने ये जो ऑर्डर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने मान्य नहीं किया, इसलिए भारत ने भी अपने सैनिक वापस नहीं लिए। और लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि भारत ऐसे ही लिम्बो में ये सारा जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है लिम्बो में नहीं रखा जा सकता है। और हेड ऑफ द जो स्टेट थे महाराजा हरि सिंह ने, उन्होंने ऑलरेडी उस पर सिग्नेचर किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, तो भारत का वो हिस्सा वैसे भी बन चुका था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा सा आदर्शवादी थे। यूनाइटेड नेशंस नई नई संस्था बनी थी और बहुत सारे लोगों को लगता था कि उनका विश्वास थोड़ा सा होने लगा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से राष्ट्रों के बीच में जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं उनको सुलझाया जा सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और हमको पता है कि इन बिटवीन हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड है वो शेख अब्दुल्ला बने और एक टिट्यूलर हेड करके, एक नॉमिनल हेड जैसे हमारे यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट होते हैं, उस प्रकार के टिट्यूलर हेड, उनको रीजेंट के दायित्व, रीजेंट का नाम देते हुए महाराजा हरि सिंह के बेटे जो थे डॉक्टर करण सिंह, उनको रीजेंट बनाया गया। लेकिन ये क्योंकि प्लेबीसाइड तो अभी हो नहीं रहा था, क्योंकि प्लेबीसाइड के लिए कंडीशंस क्या थी कि पाकिस्तान पूरे सैनिक अपने पूरे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से हटाए, भारत भी कुछ फोर्सेस हटाए, तब जाकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक प्लेबीसाइड एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर अपॉइंट करने वाली थी। चूंकि पाकिस्तान ने सैनिक नहीं हटाए, भारत ने भी सैनिक नहीं हटाए, इसलिए प्लेबीसाइड के लिए वहां पर उस प्रकार की कंडीशंस नहीं बनी थी, तो प्लेबीसाइड नहीं हुआ था। इन बिटवीन शेख अब्दुल्ला को अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी थी और 1951 में वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां पर इलेक्शन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर बनी, वहां पर शेख अब्दुल्ला की सरकार आ गई। उसके पहले उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, तभी 1950 में उन्होंने बिग लैंडेड स्टेट अबॉलिशन एक्ट लाया और जम्मू और कश्मीर में जो भी बिग लैंड होल्डर्स थे, प्राइमरली हिंदू पंडित, कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित मतलब हिंदू लोग, और जम्मू रीजन में भी हिंदू लोग, इनकी जमीन जो है बिग लैंडेड अबॉलिशन एक्ट की वजह से इनकी जमीन कॉन्फिस्केट की गई, इनकी जमीन अक्वायर की गई और लैंडलेस या फिर जो टीलर्स थे, जो वहां पर जमीन में काम करने वाले लोग थे, उनमें ये सारी जमीन बांटी गई। इस बात को लेकर भी वहां पर एक प्रकार से असंतोष का माहौल जम्मू और कश्मीर के रीजन में, प्राइमरली जम्मू के रीजन में था। ये सारी घटनाओं की चर्चा हमने पहले भी कर रखी है। तो अभी जो हम जब मॉडर्न टाइम्स में देखेंगे और 1987 और 1989 के दौरान जो भी हिंदुओं के खिलाफ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो हिंसा हुई, उसके कारण आजकल जो हमारे सामने रखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ये सारे लोग अमीर थे, सारे संसाधनों पर इनके माल के अधिकार थे और वहाँ के मुस्लिम जो थे उनके पास कोई अर्थार्जन का साधन नहीं था, वे सिर्फ लेबरर्स थे, इसलिए उनके खिलाफ एक एक असंतोष था। ये जो कहा जाता है वो झूठ है, क्योंकि अनेक सारे एक्ट इन बिटवीन 1947 से लेकर के 1990 के बीच में इतने सारे एक्ट लाए गए थे ताकि एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इतना तो कहाँ ही जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे हिंदू गरीब हो चुके थे और सारे मुस्लिम अमीर हो चुके थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस जो है अक्रॉस कम्युनिटीज, हिंदूज मुस्लिम सभी में इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस था। तो ये जो आर्ग्यूमेंट जो है कि सिर्फ हिंदुओं के पास रिसोर्सेस थे, मुसलमानों के पास रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए उनका असंतोष जो है हिंदुओं के खिलाफ भड़का और उन्हें वहां से मार के भगाया गया,
ये नहीं कहा जा सकता। खैर, तो ये सारी जो घटनाएँ हो ही रही, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो इस प्रकार से जो पाकिस्तान ने ये जो एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली चलाए रखी थी और पाकिस्तान को पूरा कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, लद्दाख इंक्लूडेड, लद्दाख के साथ पूरा जो रीजन है, पूरा जो प्रदेश है, पाकिस्तान को चाहिए था। पाकिस्तान का ये मानना था कि जो महाराजा ने जो सिग्नेचर किए हैं, वो अंडर ड्यूरेस किए हैं और इसलिए इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन को नहीं मानते हैं। और इसके कारण भी ये थी कि लद्दाख से बहने वाली सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारी जो नदियाँ जो है, इस नदियों का पानी भारत से बह कर के पाकिस्तान में जाता था और पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए इस नदियों पर उनका कंट्रोल आवश्यक था। इसलिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर उनके कब्जे में चला जाए। और हमने बताया था कि जो भी जियो स्ट्रेटेजिक कारण भी जो थे, भू राजनीतिक जो भी कारण, ब्रिटिशों को भी गिलगित बाल्टिस्तान और इस कश्मीर वैली से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, पूंछ और मुजफ्फराबाद, इन सारे इलाकों में उनका कब्जा चाहिए था, क्योंकि जो शीत युद्ध का समय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद, ये वेस्टर्न ब्लॉक मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप और इधर सोवियत यूनियन, इसमें जो भी सत्ता संघर्ष शुरू हुआ था इस दिशा से, और 1948 के आते-आते मतलब 1930 के बाद में वहाँ पर जो कम्युनिस्ट फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, इसलिए उनको लगता था कि एशिया में कम्युनिस्ट रिजिम्स जो है उनका प्रभाव बढ़ेगा और हमको यहाँ पर स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए उनको ये इस रीजन को जो कश्मीर वैली, मीरपुर, पूंछ, मुज़फ्फराबाद और गिलगित-बाल्टिस्तान तक का जो हिस्सा था, वहाँ पर उनको मिलिट्री बेस चाहिए था। इसलिए उनको लगता था कि ये सारे प्रोसेस में, ये शीत युद्ध के मिलिट्री अलायंसेस के कॉन्टेक्स्ट में जो है, उनके लिए जो पाकिस्तान है वो बेटर स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर बनेगा, भारत नहीं बनेगा, ऐसा भी उनको लगता था। इसलिए ब्रिटिश भी चाहते थे कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा जो है, एटलीस्ट कश्मीर वैली का सारा का सारा हिस्सा जो है, वो पाकिस्तान के कब्जे में रहे, इस प्रकार की कोशिशें चल रही थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के एक प्रकार से बाजू को, पाकिस्तान की जो साइड है उसी को अपहोल्ड किया था। ये सारी बातें होती हुई दिखाई देती है हमको। 1965 में हमको पता है, उसके पहले 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और उसके पहले भी चाइना जो भी कर रहा था, 1959 में तिब्बत पर उन्होंने जिस प्रकार से आक्रमण किया, उसकी उसी के पहले जो है सिंकियांग प्रोविंस जो है उसको जीत लिया और अपना कब्जा उस पर स्थापित किया। वहाँ वहाँ पर जो भारत की जो कॉन्सुलेट थी, उसके जो प्रमुख थे राम साठे, कैप्टन राम साठे पहले आर्मी में थे, फिर बाद में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ जॉइन की थी और सिंकियांग जो इंडिपेंडेंट स्टेट था, वहाँ पर काशगर नाम के जो शहर है, वहाँ पर भारत की कॉन्सुलेट हुआ करती थी। उसके प्रमुख राम साठे थे। उनको और वो सारे हमारे अधिकारियों को वहाँ से भगाया गया। हमको वहाँ से हमारी कॉन्सुलेट बंद करने के लिए मजबूर किया गया। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, तो तिब्बत पर अपना कब्जा बना लिया। हमने कुछ नहीं किया, हम बस पंचशील एग्रीमेंट करते रहे और हिंदी चीनी भाई-भाई करते रहे। और इस सारे प्रोसेस में चाइना को लगा कि भारत तो हमारे सामने अगर हम झुकने के लिए कहें, तो वो बिल्कुल साष्टांग करने लगेगा, प्रोस्ट्रेट करने लगेगा। इफ वी आस्क इंडिया टू बेंड, इंडिया विल प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ अस। ये सारी जो प्रोसेस थी, इंडिया वुड नॉट डू एनीथिंग। और उनको लगता था कि ये सारा जो लद्दाख का रीजन है वो उनको जीतना था। उनको लगता था कि ये हमारा प्रदेश है। इसीलिए जिस प्रकार से लद्दाख पर उन्होंने आक्रमण 1962 में किया, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश की ओर से भी किया था। और वो घुसकर आए थे क्योंकि उनकी आर्मी स्ट्रांग थी, हमने हमारे आर्मी के इम्प्रूवमेंट पर, आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथनिंग पर हमने जोर नहीं दिया था। उसको और मजबूत करने पर जोर नहीं दिया था। और चाइना और भारत के युद्ध में 1962 में हमारी पराजय हुई, बहुत अपमानजनक पराजय हुई। और भारत एक उसका एक सदमा भी कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लगा और 1964 में, 1964 में उनकी मृत्यु भी हुई। उस सदमे से वो उभर नहीं पाए, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो सदमा सदमा जो है, उनके दोस्त, चाइनीज़ दोस्त जो है जिनके लिए वो हिंदी चीनी भाई-भाई कहते रहे, उन्होंने इस प्रकार का सदमा सदमा उनको दिया। तो 1962 में भारत की पराजय होने के बाद अ, इसको लगा, पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी तो कमज़ोर हो चुका है, हम भी भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। उन्होंने एक साइड से जो ये जो अ
कच्छ का रीजन जो है, गुजरात से जुड़ा हुआ, वहाँ से आक्रमण किया और एक एक दूसरा जो साइड है, वो जम्मू एंड कश्मीर से आक्रमण करते हुए उनको लगा कि पूरा कम से कम कश्मीर वैली को हम जीत लेंगे और हमारे साथ जोड़ देंगे इस प्रकार से और लद्दाख तक वो जाएँगे। इस प्रकार से 1965 में उन्होंने भारत में अपनी सेनाएँ घुसाई। उसको उन्होंने नाम जो दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्च किया। उन्होंने अपनी सेनाएँ भारत के प्रदेश पर घुसाई। They penetrated their forces on Indian territory in 1964 or 65, which they called ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है, पिछले एक लेक्चर में भी मैंने डिस्कशन किया था उसको। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है, क्योंकि उनको लगता यूँ था कि जो उमायद डायनेस्टी जो थी, कैलिफेट जो हुआ करता था, कैलिफेट खलीफा जो हुआ करता था, सारे विश्व भर के मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक जो प्रमुख हुआ करता था, उसको खलीफा कहते थे। तो उमायद नाम का जो खलीफा का राजघराना था, उन्होंने स्पेन पर जिब्राल्टर के माध्यम से आक्रमण किया था और स्पेन पर कब्जा किया था। उनको लगा कि 1965 में इसी प्रकार से भारत पर भी वो कब्जा करेंगे। इस प्रकार से इस्लामिक अग्रेशन ओवर हिंदू नेशन एंड देयर कैप्चरिंग ऑफ हिंदू नेशन। तो उसको इसलिए उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया। भारत ने मुंह का ईंट का जवाब पत्थर से दिया और सारे पाकिस्तानी सेनाओं को भगाया गया। और इस प्रकार से 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में रशिया ने मध्यस्थता की थी। 1966 में जो है, ताशकंद में जो एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में सीज फायर हो गया। मतलब उसके पहले ही सीज फायर हुआ था, उसके बाद में ताशकंद एक टॉक हुई। तो इस प्रकार से 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की पराजय हो ही गई थी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, उसको लगता था कि इस प्रकार से वो शांत नहीं बैठने वाला है। इसके मध्य में जो नेहरू जी और अयूब खान जो वहाँ के जनरल थे और वो शासक भी बने थे। नेहरू जी और अयूब खान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी, अ, सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर के जो एक संधि की गई थी, उसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। वो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके माध्यम से जो 80% ऑफ वाटर जो इन नदियों का, सिंधु, चिनाब, सतलज, रावी, इन नदियों का पानी वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है और 20% ऑफ वाटर भारत करेगा। इस प्रकार से ये सारी जो अरेंजमेंट हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन चाहिए था और पाकिस्तान इस प्रकार से कोशिशें कर ही रहा था। और 1971 में उन्होंने इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन हाईजैक की। कुछ उनकी जो फ्लाइट्स है, प्लेन्स है, भारतीय सीमा में आकर के उन्होंने बॉम्बिंग की और भारत के लिए इस प्रकार से एक कारण मिल ही गया था, क्योंकि हमें पता है भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो जहाँ पर 51% से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या थी, वो पाकिस्तान बना था। तो एक ऐसा एडजेसेंट भूभाग नहीं था, एक संलग्न ऐसा जुड़ा हुआ कोई भूभाग नहीं था कि जहाँ पर पाकिस्तानी टेरिटोरी बनाई जा सकती। इसलिए एक पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्व पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, इस प्रकार से 2 देश बने थे। पूर्व पाकिस्तान में बांग्लादेशी बोलने वाले लोग थे और पता है 1971 में अवामी लीग के जो नेता है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग नाम की जो पार्टी थी, उनकी मेजॉरिटी मिली थी। लेकिन इधर पश्चिम पाकिस्तान मतलब आज के पाकिस्तान, ये जो उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पठानी बोलने वाले मुसलमान जो है, इनको लगता था कि ये बांग्लादेश के हिंदी, जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान जो है, वो राज करने के काबिल नहीं है। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनने से उन्होंने रोका, उनको अलाउ नहीं किया। और इसी प्रकार से वहां पर एक अपनी अलग अस्तित्व होना चाहिए, बंगाली बोलने वालों का अलग से एक अस्तित्व होना चाहिए। अमार सोनार बांग्ला, ये जो उनका जो गाना था, और ये जो मुक्ति वाहिनी उन्होंने शुरू कर ही रखी थी। और इस सारी चीजों को देखते हुए एक बात तो निश्चित हो गई कि बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो अपना अलग से अस्तित्व चाहते थे। लेकिन जनरल ए के नियाजी के नेतृत्व में, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके नेतृत्व में तब जो थे याह्या खान जो जनरल थे और इनके जो लेफ्टिनेंट थे जनरल ए के नियाजी, इनके नेतृत्व में जो पाकिस्तान की जो फिदाइन सेना ही कह सकते हैं, ये सारी सेना जो है बांग्लादेश में घुसी और वहां पर जिस प्रकार के उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिए।
तो लाखों लोग जो है हिंदू और मुस्लिम भी भारत में घुसकर आने लगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक जो द sea of people started migrating to India, and it was really difficult for us to handle that situation. So we decided to lend our aid and सपोर्ट, हमने सपोर्ट किया, हमारी आर्मी भी भेजी। तो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स, उनको हमने सपोर्ट किया, हमारी आर्मी भी भेजी और 13 दिनों का युद्ध हुआ 1971 में, एंड दैट एंडेड स्टार्टेड इन द दिसंबर, एंड 13 दिनों के युद्ध में ही पाकिस्तान की पराजय हो गई। और इस प्रकार से जो है भारत ने एक डिसाइसिव विक्ट्री जो है पाकिस्तान पर हासिल कर रखी थी। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो मैंने कहा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के समय में जो शेख अब्दुल्ला की सरकार 1947 में बनी थी, उन्होंने एक पॉपुलिस्ट मेजर अपनाया था, बिग लैंडेड स्टेट अबॉलिशन एक्ट 1950 में। उन्होंने जो बिग लैंड होल्डर्स प्राइमरली हिंदू जम्मू रीजन में और कश्मीरी पंडित जो कश्मीर रीजन में, दोनों भी हिंदू जनसंख्या की बड़ी जमीन जो है कॉन्फिस्केट की गई थी। 1951 का जो इलेक्शन हुआ था वहां पर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर शेख अब्दुल्ला की सरकार आई थी और शेख अब्दुल्ला मेजोरिटी के साथ वहां पर जीत के आए थे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब बाकी कोई था ही नहीं वहां पर। लेकिन इस मेजोरिटी, एक जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब तकरीबन सारी की सारी सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत कर आई थी 1951 के इलेक्शन में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, इसलिए इसने जो है पाकिस्तान के साथ एक निगोशिएशंस शुरू कर रखे थे, पाकिस्तान के साथ मिलना जुलना शुरू किया था, या वो अलग से भारत से सेसेशनिस्ट, जो भारत से टूटते हुए एक अलग राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए नेहरू जी ने 1953 में शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया और शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करते हुए जो है उसको जेल में रखा हुआ था। तो वो 1975 तक जो है इस प्रकार से जो वो जेल में ही रहे हैं। और 24 फरवरी 1975 में, अब चूंकि वो जेल में रहे हुए हैं, उनको पता चला है कि अभी यहां से निकलना मुश्किल है। अब तो भाई अलग से जम्मू एंड कश्मीर बनाने की बात तो अलग रही, लेकिन मेरे अस्तित्व का ही सवाल है, इसलिए उन्होंने 1972 में लंदन टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें कहा था कि भाई बहुत समय निकल चुका है, 1948 में प्लेबिसाइड की बात होने वाली थी, जनमत संग्रह लेने की बात हो रही थी, अब तो इतना ज्यादा समय हुआ कि वो समय लग चुका है और अब ऐसा कुछ प्लेबिसाइड होगा ऐसा वास्तव लगता नहीं। प्लेबिसाइड की अपेक्षा रखना एक अवास्तव बात शायद हो सकती है। ये 1972 में लंदन टाइम्स में जब उनको जेल में रखा था और हाउस अरेस्ट में रखा था, कोडाई कैनाल में रखा था, कश्मीर से हटाकर उनको कोडाई कैनाल में रखा गया था, तब उन्होंने इस प्रकार का एक इंटरव्यू दिया था। तो इंदिरा गांधी जी तब प्राइम मिनिस्टर थी, और मैं अगर पर्सनल आप माने, अगर मेरा पर्सनल पूछे कि मैं आज तक के जो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर्स कौन हुए, अगर ऐसा मुझे कोई पूछता है, तो मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और दूसरे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये दो ही प्राइम मिनिस्टर है जो डिसाइसिव एक्शन लेते हैं, और जब भी यहाँ पर डिसाइसिव एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनती है भारत में, तो पाकिस्तान को डर लगने लगता है। वो 1971 में जो पाकिस्तान को एक अच्छा सा लेसन मिला था, और 2014 के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, और आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया था 6 अगस्त 2019 में, जिस प्रकार से अब्रोगेट किया गया, पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान में जो हालतें है, तो इमरान खान जी जो है भारतीय विदेश नीति के बारे में कह रहे हैं कि वो अपने देश के हितों में सारे निर्णय ले रहे हैं। इस प्रकार के एक प्रकार से जो स्तुति सुमन जो है भारत पर उधेर बिखेर रहे हैं, फेंक रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को जब भी भारत में एक स्ट्रॉन्ग नेता और स्ट्रॉन्ग सरकार बनती है, तो पाकिस्तान को अपनी औकात में रहने का उनको एक एहसास होने लगता है। तो इसी प्रकार से 1971 के वॉर के बाद में शेख अब्दुल्ला को पता चल गया कि भाई जिस पाकिस्तान से मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो खुद ही को नहीं बचा सकते। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने कर दिए है, पूरा मतलब बांग्लादेश बना दिया है, तो वो मुझे क्या अलग से एक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक अलग अलग देश बनाकर दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 1972 में लंदन टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उनको एहसास हो चुका था कि कुछ होने वाला है नहीं, हवा में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्लेबिसाइड की बात करना या फिर अपना इंडिपेंडेंट स्टेट की कल्पना करना, काम ना करना, शायद वो अवास्तव है।
इसी बात को लेकर के फिर बाद में भारत में भी, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा इसमें कश्मीर पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन शायद इंदिरा गांधी जी नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार से एक नेगोशिएशंस होने लगे और 24th ऑफ नवंबर 1975 में एक जो है इंदिरा गांधी जी और शेख अब्दुल्ला, तब वो कोडाई कैनाल में उनको रखा गया था हाउस अरेस्ट में। उन दोनों के बीच में जो है एक अकॉर्ड हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, उसको इंदिरा शेख अकॉर्ड कहा जाता है, 24th ऑफ फरवरी 1975। इस अकॉर्ड के माध्यम से मान्य किया गया जो आर्टिकल 370 जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इन जो दिया गया था कि अलग से एक प्रावधान उनको दिए गए थे, उनको बहुत ज्यादा स्वायत्ता दी गई थी। अक्सर ये जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल 370 के सपोर्टर्स कहते हैं कि भारत में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे महाराजा हरि सिंह साइन कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई थी। वो उन्होंने कहा था कि डिफेंस मतलब संरक्षण, संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन और विदेश नीति मतलब फॉरेन रिलेशंस और करेंसी आई सपोज, चलन, इन चार तीन चार बातों को छोड़ करके बाकी सारी चीजों के संदर्भ में वो पूरी तरह से स्वायत्ता चाहते थे, स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी चाहते थे और भारत ने वो दिए दिया था। अच्छा, ये बात ऐसा है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का जो डॉक्यूमेंट बना गया था, एक ही डॉक्यूमेंट था, उसकी वर्ड टू वर्ड जो भारत में 565 रियासतें थी, जिन रियासतों के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया गया था, वैसा ही डॉक्यूमेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी दिया गया था। सभी रियासतों की जो रजवाड़े थे, जो हेड थे, वहां के जो महाराजा थे, इन सबको कहा गया था ठीक है भाई, तुमको ऑटोनॉमी दी जाएगी। कहने की बातें होती, किसी भी राष्ट्र को निर्माण करना इतनी सरल बात नहीं होती, वहां पर कुछ बातें कहने की होती है। जब वास्तविकता में आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे जब आते हैं और राष्ट्र को सशक्त और सबल राष्ट्र अगर बनाना होता है, तब जाकर के ये सारी चीजें माननी नहीं होती। हमें पता है कि 565 रियासतों में से तकरीबन सभी रियासतें भारत में आई थी, जो भारतीय टेरिटोरी जो भारत के इसमें आया, जो भारत बना पार्टीशन के बाद, वहां पे आने वाली सारी की सारी रियासतें भारत में आई और किसी को भी अलग से प्रावधान नहीं किए गए थे। इसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है, वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी था। तो वो उनको भी कहा गया था ठीक है, हम कुछ कंडीशंस मान्य करने के लिए तैयार है। वैसे तो आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की दोस्ती थी, इसलिए नेहरू जी अ, चाहते थे कि एक अलग प्रकार की प्रावधान जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाए, वो दिए भी गए थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला को लगने लगा कि मैं तो कुछ भी चाहूं वो मनवा सकता हूं, और इसलिए जो भी प्रोसेस वो कर रहे थे, तो 1953 में उनको अरेस्ट किया गया था। और कुछ एक ब्रीफ पीरियड बीच का अगर छोड़ दे, तो 1975 तक जो इंदिरा और शेख अब्दुल्ला के बीच में जो अकॉर्ड हुआ, तब तक वो जो है वहां पर वहां के वो जेल में रहे हैं, हाउस अरेस्ट में, मतलब जेल में, मतलब इस प्रकार के जेल में जिसे एक जो अपराधियों को जेल में रखा जाता है, उस प्रकार के जेल में नहीं रखा गया था उनको। तो वो जो है हाउस अरेस्ट में रखा गया था, पहले कश्मीर में, फिर बाद में जो है कोडाई कैनाल में रखा गया था। 1975 में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में अकॉर्ड हुआ, तो फिर बाद में और वो वहां के शासक बने। तो 1900 फ्रॉम 1975 टू 1982 टिल हिज डेथ, अपने मृत्यु तक जो है अ, अपने मृत्यु तक जो है वे वहां के शासक रहे, वहां के वो चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन मुझे लगता है 1966 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगाया गया था, उसके माध्यम से ये तय हुआ कि पहले जो 1952 में जो 1951 में सरकार आने के बाद वहां के जो हेड को जो वजीर आजम कहा जाता था, वजीर आजम मतलब प्राइम मिनिस्टर, और वहां के जो टिटुलर हेड थे उनको सदर ए रियासत, तो पहले सदर ए रियासत जो बने थे करण सिंह, महाराजा हरि सिंह के बेटे जो है, और जो वजीर आजम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ये शेख अब्दुल्ला बने थे। तो 90 उनको अरेस्ट करने के बाद 1966 तक जो भी भारत ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स और प्रेसिडेंशियल रूल लगा करके जो भी वहां पर नए सुधार किए थे, 1966 के आते आते वहां पर सदर ए रियासत
और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों भी जो पोजीशंस है उनको अबॉलिश किया गया था। तो सदर ए रियासत गवर्नर बन गए वहां के, जैसे अन्य राज्यों में भी होते हैं जो नॉमिनल हेड होते हैं, और जो शासन के प्रमुख होते हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम नहीं, बल्कि उनको भी चीफ मिनिस्टर करके नाम दिया गया था। तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पर हुई है। और 1982 में शेख अब्दुल्ला उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि हमारे मराठी में कहते हैं कि "सूम जळला तरी आठ जे असते ते तुटत नाही"। उसमें इसका मतलब कि उसकी जो इच्छा थी कि मैं अलग से एक महाराजा बनूं, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग राजा बनूं, ये उसकी जो अपेक्षा थी शेख अब्दुल्ला की, वो उसको शांत नहीं बैठने दे रही थी। तो अगर उस इसके संदर्भ में अगर देखें, तो 1900 शायद 1980 के बीच आते-आते उन्होंने वहाँ के तकरीबन 2500 जो जगह थी, जो हिंदू जगह थी, हिंदू स्थान थे, हिंदू स्थानों का उन्होंने मुस्लिम नामकरण किया था। ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उन्होंने तकरीबन 2500 जो जगह थी, उन सारे जगहों को उन्होंने मुस्लिम नाम देना शुरू कर दिया था। तो अभी वो अपनी औकात पे आ गए थे। और एक बार उनको लगता था कि हम मरने के पहले कम से कम क्यों ना हो, इस राज्य को एक इस्लामिक राज्य में बना के ही रहूंगा। तो उन्होंने नाम, जो हिंदू स्थानों को, तकरीबन 2500 हिंदू नामों को जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में, उन सभी नामों को मुस्लिम नाम देने शुरू कर दिए थे, उन्हें किया था। और जो मॉस्क्स थे, मस्जिदें थी, उन सारे मस्जिदों में उन्होंने कम्युनल फर्वर के जो स्पीचेस देने शुरू कर दिए थे। मतलब जो इस्लामिक रेडिकलाइज करने की, इस्लाम के कुरान के संदर्भ में, जो इस्लाम के संदर्भ में जो पाकिस्तान में जिस प्रकार से जो मौलवी भाषण करते हैं, उस प्रकार के भाषण जो है शेख अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर अनेक सारे मस्जिदों में उन्होंने करने शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी। लेकिन ठीक है, भारत ने अभी उसको सरकार बनाने के लिए कहा था, और वो वैसे भी मरते-मरते वो भी चाहता था कि एक कुछ मैं इस्लामिक फर्वर को यहाँ पर एक स्टिर अप करूँ, मतलब एक प्रकार के इस्लामिक फर्वर को मैं यहाँ पर बढ़ाऊँ, वो कोशिश कर ही रहा था। भारत ने भी कोई एक्शन नहीं ली। भारत ने भी सोचा होगा, भारतीय सरकार ने भी, कि भाई अभी तो ये वैसे भी मरने वाला है, तो छोड़ो, इसको बहुत ज़्यादा करना नहीं है। लेकिन एक वो समय भी जो था, उसके बाद का समय जब भारत में आता है, तो भारत में भी एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है, जिसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। जो भारतीय राजनीतिक, जो भारत के पूरे भारत भर में जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है, पंजाब में 1983-84 के दशक में वहां पर जिस प्रकार की मिलिटेंसी, वहां पे जो आतंकवाद फैलता है, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होता है 1984 में। इन सारी घटनाओं का असर भी राजनीतिक संप्रभुता जो है, भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय संप्रभुता, भारत की मजबूती, भारत के निर्णय लेने की मजबूती, इस पर प्रभाव होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मैं, चूंकि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का छात्र हूँ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मैंने पढ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल सॉवरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी नहीं कर सकती है। राष्ट्र ही सारे, राष्ट्र के अंदर रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी नागरिक हैं, उनकी हर संभव सुरक्षा और हर संभव उनकी मदद करने का कार्य सिर्फ राष्ट्र कर सकता है। जो राष्ट्र मजबूत है, वही राष्ट्र लोगों की अन्य जो ह्यूमन सिक्योरिटी, मानवीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय उस प्रकार से नहीं ले सकता और ना ही लेते हैं। उनको जो सूट होता है उस कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरफियरेंस, हस्तक्षेप करते हैं। जहां पर उनको पोषक नहीं लगता है, वहां पर वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमें यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस जिस प्रकार से हुआ है, और इसके पहले भी अनेक प्रकार के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उससे हमें एक बहुत सारे जो एविडेंसेस है, प्रमाण हमारे सामने है। खैर, तो ये जो मैंने कहा था कि 1982 में फारूक अब्दुल्ला की मृत्यु हुई, शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे। और 1982 में फिर शेख अब्दुल्ला की जगह फारूक अब्दुल्ला की सरकार आती है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की सरकार भी जो है, वहां के उनके ही कुछ जो उनके ही जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ उठ के खड़े होते हैं। और उनके खिलाफ उठकर खड़े होने की वजह से, उनके खिलाफ होने से वजह से
फिर उनके जो ब्रदर इन लॉ जो थे, ब्रदर इन लॉ मतलब उनके उनके जो क्या कहेंगे हम कि बहनोई है, गुलाम मोहम्मद शाह, वे वहां पर शासन में आए। कुछ 6 महीनों तक वो शासन में रहे। उसके बाद में और फिर फारूक अब्दुल्ला को जो है फारूक अब्दुल्ला शासन में आ गए। पर 1986 के आते-आते अगर हम देखते हैं, 1986 के आते-आते सारा जो प्रशासन है फारूक अब्दुल्ला के हाथ से जा रहा है। और ये गुलाम मोहम्मद शाह कुछ समय के लिए रहे, लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह को हटाते हुए और फारूक अब्दुल्ला को सरकार में लाया गया 1986 में। लेकिन उनको उनके हाथ का जो शासन है धीरे-धीरे अभी हाथ से छँटता जा रहा है। वो कोई भी प्रशासन का कोई भी अंग है, उस पर उसका प्रभाव नहीं रहा, प्रभुत्व नहीं रहा। इन सब चीज़ों को देखते हुए अ, इस सारे बैकड्रॉप में जो है 1987 के इलेक्शंस होते हैं। अब ये 1987 के 1927 के जो इलेक्शंस हुए, उसमें फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस इन दोनों भी 1987 का जो इलेक्शन हुआ, तो उसको कहा जाता है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई। मतलब इलेक्शन में बहुत सारी धांधलियाँ हुई जम्मू एंड कश्मीर में। और जिसके कारण अब क्योंकि 1987 में ये जो सारी जो मुस्लिम मफ नाम की जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जो भी अल फतह वगैरह इस प्रकार की जो भी मुस्लिम पार्टीज थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में लड़ना उतर उतर रही थी। मतलब सारे जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट फिर बाद में ऑल हुरियत पार्टी कॉन्फ्रेंस नाम की जो सारी वो जो पार्टियां बनी थी, उसमें जिनका नाम आ रहा है ये यासीन मलिक जो टेररिस्ट था, वो अब्दुल गनी भट्ट, वो जो गिलानी, ये सारे जो लोग थे, इन सब लोगों ने मिलकर के ऑल हुरियत कांग्रेस, ऑल हुरियत कॉन्फ्रेंस जो पहले ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस नाम की जो एक पार्टी अलग से बनाई थी, वो सेपरेटिस्ट उनको ये मानना था कि हम भारत में रहना ही नहीं चाहते। लेकिन उसका जो उसके पहले उसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मफ। तो 1987 के इलेक्शन में दो पार्टीज इलेक्शन में उतर रही थी। मतलब एक अलायंस था कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो कांग्रेस शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी। नहीं, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस तब 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। तो 1987 में ये जो इलेक्शन हुए, ये कहा जाता है कि 1987 के इलेक्शन में इलेक्शन की बहुत सारी रिगिंग हुई, इलेक्शन की धांधलियां हुई। इसलिए ये जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी कॉन्टेस्टेंट थे, वो हार गए और कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी के जो लीडर्स थे, वो जीत गए। और इसीलिए वो कहते हैं कि मुस्लिम या फिर सेपरेटिस्ट नेता जो थे, उनका ये कहना ये कहते हैं उनकी जब भी इलेक्शंस आप सुने उनके इंटरव्यूज़ जब भी सुने, ये अब्दुल गनी भट्ट की मैं इंटरव्यू सुन रहा था। Now the Muslim youth in the Kashmir realize that we cannot win elections through ballot. Ballot मतलब वोट का जो बैलेट होता है वोट करने का। एंड इसलिए now we have to fight with bullets. बुलेट का फाइट हम करेंगे। इस प्रकार से वो कहा जाता है। अच्छा, ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट है, अब हम आते हैं 1987 से लेकर के 2003 तक, वहां पे जो कश्मीरी पंडितों पर जिस प्रकार से अटैक हुए, जिस प्रकार से उनको मारा गया, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो 1987 का इलेक्शन था और ये 1987 के इलेक्शन की वजह से जो है, वहां पर ये सारी घटनाएं घटी। और वहां पर जो मुस्लिम यूथ थे या मुस्लिम लोग थे वहां के कश्मीर वैली के इन पर्टिक्युलर, उन लोगों के मन में भारत के खिलाफ उनके मन में असंतोष की भावना का निर्माण हुआ, ये कहा जाता है। लेकिन ये 1987 का इलेक्शन एक सिर्फ एक बहाना है। उसके पहले भी मैंने कहा था, ये जो गुलाम मोहम्मद शाह, बख्शी गुलाम मोहम्मद, इनकी जो भी सरकारें आई, वो सारी सरकारें वहां पर मुस्लिम भावनाओं को भड़काते हुए अलग से एक मुस्लिम लैंड को मंगवाने के लिए उनकी कोशिशें चल रही थी। और ये 1987 में ही ऑपरेशन टोपैक नाम के
पाकिस्तान ने ऑपरेशन टोपैक लॉन्च किया था, उसके माध्यम से पाकिस्तान अनेक सारे टेररिस्टों को ट्रेंड करते हुए भारत में वो घुसा रहा था पाकिस्तान के बॉर्डर से। मतलब वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन से ये सारा जो पाकिस्तान का जो एरिया था, इन सब एरिया में जहाँ पर उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और 1987 में ही उन्होंने ऑल पाकिस्तान जिहाद काउंसिल का भी निर्माण किया था। तो जिहाद छेड़ने वाली जितनी भी अ, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, इस प्रकार की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे जुड़े हुए जो भी टेररिस्ट है, उनको ट्रेन करते हुए, नॉट ओनली दैट, यहाँ से भी भारत से भी, मतलब भारत से मतलब कश्मीर वैली से जो भटके हुए मुस्लिम यूथ थे और जिनको ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन किया गया था, वो शेख अब्दुल्ला के समय से हुआ था। मैंने कहा था कि उन्होंने 2500 हिंदू जो स्थान थे उनका नाम बदल करके मुस्लिम नाम दिया था, और वो जब जीवित थे उन्होंने अनेक प्रकार के जो मस्जिदों में नारे दे रहे थे या फिर मस्जिदों में वो भाषण कर रहे थे। तब से ही रेडिकलाइजेशन 1980s के शुरुआत से ही और 1990s के शुरुआत से ही वहां पर रेडिकलाइजेशन होने लगा। ये सब इसका सब बैकग्राउंड है। इसलिए ये यहाँ पर जो हमारे भारत में ये अब तक कहा जा रहा था कि 1987 में वहां पर जो इलेक्शन रिगिंग हुई या इलेक्शन में धांधलियां हुई, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो कॉन्टेस्टेंट थे वो हार गए, जिसके वजह से यहाँ पर जो है असंतोष भड़का और टेररिस्ट एक्टिविटीज और ये सारी चीजें शुरू हुई। ये कहा जाता है वो झूठ है। ये सारा जो एजेंडा है यहाँ पर जो पाकिस्तान में हो रहा था, वो लार्जर मुस्लिम प्रोटेस्ट या फिर लार्जर मुस्लिम आइडेंटिटी जो है उसके साथ जोड़ते हुए कश्मीर में सारे एक्टिविटीज हो रही थी। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में राहुल पंडिता नाम के एक कश्मीरी पंडित है जो बड़े बड़े पत्रकार है, कई सारी किताबें लिखी है। उनकी एक फेमस किताब है कश्मीर के इशू को लेकर, उन्होंने लिखी है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ 1987 की बात नहीं है। अब ये जो कहा उसके इसका मतलब 1987 के बाद ही सारी घटनाएं घटी। इसका मतलब 1947 से लेकर 1987 के बीच में सब चंगा था, सब बढ़िया था, ऐसा ये जो एक प्रकार से हमको कहा जाता है। इसलिए भी इस प्रकार के लेक्चर्स करना और जो सुनने वाले जो नए आने वाले छात्र हैं उनको भी ये समझाना आवश्यक हो जाता है। 1947 से लेकर के 1987 के बीच में सब सही नहीं था। मैंने कहा है बख्शी गुलाम मोहम्मद मोहम्मद ये जो मोहम्मद जो गुलाम शाह मोहम्मद शाह, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनके दौरान भी अनेक सारे रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने वाले एक्टिविटीज को यहाँ पर जोर दिया जा रहा था। एक प्रकार से उनको हवा दी जा रही थी, आग में तेल झोंका जा रहा था। इस संदर्भ में कुछ बातें महत्वपूर्ण है। अब आपने बहुत सारे लोगों को ये भी कहा, कहते होंगे, सुना होगा आपने, और ये कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है उसमें भी ऐसी बहुत सारी घटनाओं को वहां पर दिखाया गया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट होने लगी है और कोई वहां का कश्मीरी पंडित अगर भारत को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया, तो वहां के मुस्लिम जो युवा थे उस हिंदू युवा या हिंदू बच्चे को मरते दम तक मारते थे। तो ऐसी कोई स्वतंत्रता उनको नहीं थी। इसी के साथ में 1982 में अल अक्सा अल अक्सा अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? ये जेरूशलेम में, जहां पर ये पैलेस्टीन पैलेस्टीनियंस और इजरायली लोगों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इसमें अल अक्सा मस्जिद पर एक अटैक हुआ। उसके परिणाम जो है वो भारत में हुए। मतलब क्या हुआ कि भारत में, मतलब पर्टिकुलरली जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज थे, कश्मीरी पंडित जो कश्मीर वैली में रहते थे, उन पर, उनके घरों पर अनेक सारे अटैक हुए, उनको डराया गया। इसी प्रकार से जो सैटेनिक वर्सेस नाम की किताब जो सलमान रश्दी ने लिखी है, जो मिडनाइट चिल्ड्रन, उनकी बहुत फेमस किताब है, उसको उसके लिए उनको जो बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। तो मुस्लिम ऑथर है, लेकिन उन्होंने जो सैटेनिक वर्सेस, मतलब जो कुरान के कुछ वर्सेस है, कुरान के कुछ लिखा हुआ वर्सेस है, वो सैटानिक है, मतलब शैतान के है वो। इस प्रकार से उन्होंने उसका जो ये किया था, उसका किताब का नाम ही उन्होंने सैटानिक वर्सेस दिया था। जब वो किताब आई तब भी भारत में और जहां पर हिंदू माइनॉरिटी थी वहां पर ये सारे दंगे भड़क रहे थे। इसी प्रकार से 1984 में श्रीनगर में एक प्राचीन हनुमान मंदिर में उनकी जो मूर्ति थी,
उस मूर्ति को तोड़ करके दिन दहाड़े जो है वो झेलम नदी में फेंक दिया गया। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में वो राहुल पंडिता कहते हैं कि मैं इसलिए ये सारी चीजें कह रहा हूं कि 1947 से लेकर के 1988 87 1947 से 1987 के बीच में सब ठीक था, ऐसा जो हमारे जो पत्रकार भाई बहनें जो कहती है या कुछ एकेडमिशियंस कहते हैं। और वो जो कश्मीर फाइल्स किसी ने देखी होगी तो वहां पे जो राधिका मेनन जैसे जो प्रोफेसर हमारे देश में जो है, जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे जो है, जिन अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, ये लोग कहते आ रहे हैं, ये किस प्रकार से झूठ है ये समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं था, वहां पर रेडिकलाइजेशन बहुत पहले से हो रहा था। वो 1947 में इस्लामिक अटैक जो हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम लोग यहाँ के जो थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। 1965 में भी कुछ लोग जो है सपोर्ट कर ही रहे थे। ये सारी घटनाओं को समझने की आवश्यकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में राहुल पंडिता इस अपने एक इंटरव्यू में एक घटना का जिक्र करते हैं। होता क्या है कि 1964 दिसंबर में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट की एक टीम है, जियोलॉजिस्ट मतलब भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करने वाले जो जियोलॉजिस्ट है, वो जियोलॉजी का अध्ययन करने वाले उनकी जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट की एक टीम जो है कश्मीर में आई थी। लेकिन भारी बर्फवृष्टि के कारण उनको इधर उधर जाना संभव नहीं हुआ तो वे श्रीनगर में रुके थे। तो उन्होंने लिखा है अपने मेमोइर्स में, उन्होंने लिख कर रखा है कि जो सामान्य शॉपकीपर्स थे, 1964 की बात कर रहा हूँ, सामान्य शॉपकीपर्स जो थे वहां के, वो सामान्य शॉपकीपर्स भी कह रहे थे कि वो जो उनको पाकिस्तान में जाना है, हिंदुस्तान में नहीं रहना है। सो दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान इन द टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वैली इन पर्टिकुलर, क्योंकि श्रीनगर में ज्यादा मुस्लिम है। 1947 में मुझे लगता है 1970s में और 80s में वहां पर सिर्फ 8 से 10% हिंदू थे और 90% जो है 90 से ज्यादा प्रतिशत वहां पर मुस्लिम लोग थे। तो ये जो 1964 में जो है ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट की जो टीम है, उन्होंने उनको ये वहां की जो सामान्य शॉपकीपर जो सामान्य लोग कहते हैं कि वे जो है वो पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स थे, मतलब पाकिस्तान का समर्थक थे वे। उसी प्रकार से उन्हीं दौरान एक इंग्लिश के टीचर है वहां पर श्रीनगर में, उन्होंने उन्होंने कहा कि एक जो हिंदू लड़के का कुछ मुस्लिम लड़के आए और उन्होंने तकरीबन उसको मार ही दिया, फिनिश कर दिया, किसी बात को लड़ाई हो गई। तब वो जियोलॉजिस्ट की जो टीम श्रीनगर में रुकी थी, बर्फवृष्टि के कारण इधर उधर जा नहीं पाए थे वे लोग, तो उनको वहां के एक इंग्लिश उस स्कूल के टीचर ने कहा था कि यहाँ पे जो कम्युनल फर्वर जो है या कम्युनल वातावरण जो है, ये कम्युनल वातावरण जो है हिंदू मुस्लिमों के बीच विरोध का वातावरण जो है बिल्कुल हाई पिच पे है, उन्होंने ये कहा था। दिस इज इन 1964 की घटना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1947 से लेकर के 1987 के बीच में सब ठीक था, ये कहना कितना गलत है। उसी प्रकार से उसके पहले भी अगर हम देखें तो 1947 में उरी बारामुल्ला में वो जब कबायली जब घुस के आए थे, तो यहाँ पे मैंने जो कहा था कि कुछ लोगों ने उन्होंने तो कश्मीरी पंडितों पर अटैक किया ही था और कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने भी हिंदू प्रॉपर्टीज को लूटा था। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें आगे, उसके पहले भी 1982 में मैंने कहा था अल-अक्सा मस्जिद हुई, सैटेनिक वर्सेस के सारी जो चीजें हुई, और 1984 में मैंने कहा था प्राचीन हनुमान मंदिर की जो मूर्ति जो है उसको तोड़ के झेलम नदी में बहाया गया था। और 1986 में जो साउथ कश्मीर का हिस्सा है उसमें जो अनंतनाग वगैरह सारे जो जिले आते हैं, बारामूला अनंतनाग वगैरह ये सब जो जिले आते हैं, कुपवाड़ा बारामूला अनंतनाग, ये जो साउथ कश्मीर के जो जिले हैं, वहां पर भी उन्होंने हिंदू मंदिरों को तबाह कर दिया था बहुत सारे लोगों ने। तो ये 1987 के पहले भी हो रहा था। 1987 में उनको और एक मौका मिल गया कि ये जो रेडिकलाइज्ड इस्लाम है, ये सभी लोग नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी मुस्लिम वाज दिस और एवरी मुस्लिम वाज दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो उसमें कुछ मुसलमानों को भी मार दिया गया था। देयर वर सर्टेन मुस्लिम्स आल्सो हु वर किल्ड। और उसमें देखो
कि मुशीर उल हक नाम के जो व्यक्ति थे, वो वाइस चांसलर थे कश्मीर यूनिवर्सिटी। वो कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, सभी लोगों में एकता का भाव होना चाहिए, इसके वो पक्षधर थे। तो उनको भी मुशीर उल हक नाम के व्यक्ति है, उनको 1990s में मार दिया गया था। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। गुलाम मुस्तफा नाम के एक लोकल पॉलिटिशियन थे, उनको भी मार दिया गया था। लेकिन सिर्फ उनके धर्म के कारण नहीं मारा था उनको, वे क्योंकि कम्युनल हार्मनी के पक्षधर थे, इसलिए, या फिर वो वहां की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अल फतह और हिजबुल मुजाहिदीन और इनके सब लोगों को लेकर के वो जो सामने लोग आ रहे थे, इनके समर्थन में जो वो जो खड़े इनके उनका विरोध कर रहे थे, इनका समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। अच्छा, इन सब दिनों में 1980s मतलब 1987 के पहले भी वहां पर इन सब जो चीजें जो है, वहां पर अनेक प्रकार के तराने, मैंने आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि उसमें ये कहा है कि यहाँ क्या चलेगा, गुलाम मुस्तफा, रलीव सलीव गलीव, मतलब या तो तुम कन्वर्ट करो, भाग जाओ, या फिर मर जाओ। यहाँ पर अगर रहोगे तो मरना पड़ेगा, नहीं तो फिर कन्वर्ट करो, इस्लामिक बनो। तो मैंने जो शुरुआत में ही आप लोगों को आज के लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि प्राचीन भारत का जो इतिहास था, हिंदू, जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट और वैष्णव, ये सारी जो फिलॉसफीज है वहां पर फली फूली बड़ी हुई। 14वीं सदी में, मतलब 14वीं सदी के मध्यार्ध में, मध्य जब हुआ था, उसमें शाहमीर और बाकी फिर जो इस्लामिक शासन आए, उन्होंने मैसिव कन्वर्जन किया, तो पूरी एक जो डेमोग्राफी ही सारी बदल गई। और वहां पे अभी अभी तो तकरीबन कश्मीर वैली में कोई हिंदू बचा नहीं है, लेकिन 1947 में भी शायद 4 या 5% जो हिंदूज है वो कश्मीर वैली में बचे थे। तो इस प्रकार की ये जो सारी घटना घटी है, और इसी के दौरान ये अनेक प्रकार के जो नारे वहां पर लगा रहे थे, नारे क्या थे कि खूने शहीद रंग लाया, मजहब का परचम लहराया, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है, जागो जागो सुबह हुई। और सुबह सुबह जो ये मस्जिदें है, वहां पर कम्युनल स्पीचेस दिए जाते थे, रलीव सलीव गलीव, यहाँ से या तो छोड़ दो, कन्वर्ट करो, या फिर यहाँ पे भाग जाओ। ये सारी घटनाएं वहां पर घट रही थी। लेकिन ये सब होते हुए भी भारतीय राज्य जो है, इंडियन स्टेट, जो कुछ नहीं कर रहा था, इसके कारण भी हमें समझने की आवश्यकता है। 1984 के सदी में अगर हम देखें, तो यहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट था। जयप्रकाश नारायण नारायण जी ने एक संपूर्ण क्रांति जो यहाँ पर चलाए रखी थी, जिसके कारण एक राजनीतिक अस्थिरता थी। वो तो हुआ ही, उसके बाद में यहाँ पर इमरजेंसी घोषित हुई, कुछ एक जनता पार्टी की सरकार आई, और वे अनेक सारी पार्टीज की सरकार थी, वो 1 साल से भी ज्यादा चल नहीं सकी, वो सरकार भी गिर गई। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, लेकिन इंदिरा गांधी जी जो 1983-84 की बात मैंने कही, उन्हीं दिनों में जो है ये पंजाब में खालिस्तानी ये जो इंसर्जेंसी मिलिटेंसी चल रही थी, और जो जनरल सिंह भिंद्रान वाले नाम का जो व्यक्ति था 1983 में, उसने जो पवित्र अकाल तख्त जो है स्वर्ण मंदिर में, उसका कब्जा लेकर वहां पर बैठा था, और उसको वहां से भगाने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से फिर उसको मार दिया गया। लेकिन उसको मारने की वजह से बहुत सारे जो सिख भाई है, उनको लगा कि हमारी भावनाओं के साथ और हमारे पवित्र जगह पर वहां पर आर्मी घुसाई, वहां पर ऑपरेशन चलाए, उसके बाद में भी एक लंबा दौर जो है वहां पर मिलिटेंसी का चला, हिंसा बहुत भड़की पंजाब में, उसके परिणाम राजनीति पे हुए। और ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि बिल्कुल कुछ 2 या 4 महीनों के बाद ही दिसंबर में ये एक्शन हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। एग्जैक्टली मुझे डेट अभी याद नहीं आ रहा है,
ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ ही दिनों के बाद जो है, मैं एग्जैक्टली 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और उसके बाद में 4 महीनों के बाद ही जो है इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। उनका जो असैसिनेशन हुआ है 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद में भारत में जो भी इलेक्शन हुए, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद में भी जो इलेक्शन हुए उसमें एक मैसिव मेजोरिटी राजीव गांधी जी की आई। लेकिन राजीव गांधी जी के पास वो डायरेक्टली पैराशूटेड प्राइम मिनिस्टर थे, वो डायरेक्टली, उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। यहाँ पर जो बोफर्स स्कैंडल जो उन पर जो आरोप लगे और वो पूरा रॉक कर गया, और उसके बाद में 1989 में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में राजीव गांधी की पराजय हुई। जो 418 या 420 सीटें जो थी, वो सरकार बिल्कुल गिर गई, जबकि हमको मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272 सीट्स। तो 272 73 सीट्स जो मेजोरिटी के लिए चाहिए। अब देखिए राजीव गांधी जी की जो इलेक्शन हुआ था 1989 में, उनको 420 से ज्यादा, मतलब 420, मतलब मोर देन 420 सीट्स थी उनकी। और उनकी 1989 में जब इलेक्शन हुआ तो उनकी सरकार हार गई। वीपी सिंह की जो सरकार आई वो 1 साल भर नहीं चली। उसके बाद में कुछ समय के लिए चंद्रशेखर की सरकार आई। इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक संपूर्ण क्रांति के माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता, पंजाब में जिस प्रकार से सारी घटनाएं घट रही है, उसमें जो मिलिटेंसी आई है पंजाब में, और पंजाब की मिलिटेंसी को जो आईएसआई जो है, वो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज एजेंसी, जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कि वो जो वहां की स्पाई एजेंसी है, वो टेररिस्ट एजेंसी ही है। इनफैक्ट वो टेररिस्ट एजेंसी उनको सपोर्ट कर रही थी वहां पर भी। और उसी प्रकार का इस जो ऑपरेशन टोपिक 1987 में उन्होंने कश्मीर में भी लॉन्च किया था, वो अभी भी चल रहा, 1987 से लेकर मोर देन 30 इयर्स वो सारा सतत अव्याहत और अथक वो चल रहा है सारी प्रोसेस अभी तक। क्योंकि उनको 1965 का युद्ध भारत के साथ उन्होंने कन्वेंशनल वॉर छेड़ा था। उसी प्रकार से 1971 में तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। 90,000 सोल्जर्स जो है इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर रखे थे। उसके बाद में 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुआ और उनको सबको छोड़ दिया गया। तो पाकिस्तान को अभी पता चला है कि जो कन्वेंशनल वॉर है वो भारत के साथ हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ एक प्रॉक्सी वॉर हम छेड़े, और उसको वो कहते हैं कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, भारत को 1000 कट्स करके उसको ब्लीड कराना है। ये सारी जो चीजें वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं और उनको समर्थन क्यों मिल पा रहा है? 1971 में जिस प्रकार से डिसाइसिव एक्शन लिया गया था और 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पर झुकने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उसके बाद में 1980s और लेट 1970s और अर्ली 1980s में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एक अस्थिरता, एक टर्मोइल का माहौल हमको दिखता है। एक अस्थिर माहौल दिखता है कि एक संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाई गई, उसके बाद में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद खालिस्तान में ये सारी जो मूवमेंट चली, जो इंसर्जेंसी, पंजाब में इंसर्जेंसी शुरू हुई, पंजाब में एक अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। इंदिरा गांधी जी का 1984 में उनका असैसिनेशन हुआ। मैंने कहा था उनका जो डेट है 31 जुलाई 1984, सॉरी उनका नहीं, 31 अक्टूबर 1984 में, सॉरी 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद में भी अगर हम देखें तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उनके पास कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हीं के दौरान जो बोफर्स का स्कैंडल है, बोफर्स की जो ये खरीदी थी तो उसमें जो भी स्कैंडल किया गया, वो खत्रोची ब्रदर्स वाला इशू अभी भी वो रॉक करता रहता है पार्लियामेंट में। वो सारी घटनाएं हुई और 1989 में और राजीव गांधी उनका इलेक्शन वो हार गए। उसके बाद में एक अस्थिर सरकार और आई, वीपी सिंह की सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई, 2-3 या 4-5-6 महीनों के लिए चंद्रशेखर की सरकार आई, वो भी सरकार नहीं चल पाई। उसके बाद में जो इलेक्शन हो रहा था तो राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, और अननेसेसरीली राजीव गांधी जी ने भी अपनी सेनाएं जो वो शांति सेना के नाम पर श्रीलंका में घुसाई थी, वहां पर हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।
ये सारी चीज़ें जो अस्थिरता का माहौल था, तो राष्ट्र मजबूत नहीं है इन दिनों में। और चूँकि राष्ट्र मजबूत नहीं है, पाकिस्तान को लगता था कि हम कन्वेंशनल वॉर नहीं करेंगे, लेकिन जो टेररिस्ट है हिज़्बुल मुजाहिदीन, इंसाफ तहरीक, अ, अनेक सारी जो मुस्लिम अल फतह, अ, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सारी ऑर्गनाइज़ेशंस के माध्यम से हम टेररिस्टों को ट्रेन करते हुए, और वो सिर्फ वहां से पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं आ रहे हैं, वो लोकल कश्मीर वैली से जो इस्लामिक यूथ है, मुस्लिम यूथ है, जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, और वो रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस 1947 से चल रही है, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप। मैंने कहा था 1964 में जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट की टीम आई थी, उन्होंने क्या देखा था, 1982 में क्या हुआ था, ये सारी घटनाएं कॉन्स्टेंटली घटी रही है। और हमारा जो सरकार जो है मजबूत नहीं है, यहाँ पे अस्थिरता का माहौल है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हमें एक अनेक सारे 1989 से लेकर के 2003 के बीच में बहुत जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए और उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। जब कुछ प्रोमिनेंट हिंदुओं को मारा गया और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ, उन घटनाओं को हमें समझने की आवश्यकता है। 14 सितंबर 1989 को अ, टीकालाल टपलू जो थे बीजेपी के, वहाँ के नेता थे, उनको मार दिया गया, टीकालाल टपलू। उसके बाद में नीलकंठ गंजू जो है, उनको 4 नवंबर 1989 को, 4 नवंबर 1989 को नीलकंठ गंजू नाम के कश्मीरी पंडित है, उनको मार दिया गया। दिसंबर में उसी वर्ष 1989 में रबैया सईद या रुबैया सईद उनका नाम था। क्योंकि जो वीपी सिंह की सरकार जो बनी थी, उस सरकार में जो होम मिनिस्टर थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी पीडीपी नाम की जो पार्टी है कश्मीर में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पार्टी के प्रमुख जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो होम मिनिस्टर बने थे 1989 में, उस इलेक्शन में, जब राजीव गांधी की सरकार हार गई थी और वो टेम्पररी सरकारें जब बनी थी तब। तो उनकी बेटी को ही, रुबैया सईद नाम की उनकी बेटी जो है, वो डॉक्टरी पढ़ रही थी श्रीनगर में, उनको एमबीबीएस पढ़ रही थी, उनको जो है किडनैप किया गया। सोचिए क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रही होंगी उस समय। और जो पॉलिटिकल टर्मोइल का माहौल होता है, अस्थिर सरकारें होती, तो राष्ट्र कैसे एक टर्मोइल में गुजरता है, हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आई अडेयर टू द आइडिया ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म कहता है देश हर देश को हर संभव कोशिश करनी चाहिए अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, और विद इन द नेशन एंड आउटसाइड नेशन, देश के सीमाओं के भीतर और देश के सीमाओं के बाहर भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लमैटिक चीजें लगती है, उनको बिल्कुल वो सिर उठाने के पहले ही कुचल देने की आवश्यकता है। ऐसा अगर नहीं कर पाए तो वो समस्याएं बहुत गहरी होती जाती है। जो पॉलिटिकल गेन्स, टेम्पररी पॉलिटिकल गेन्स के लिए 19 ये जो 1983-84 में जो खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुई, वो भी टेम्पररी पॉलिटिकल गेन्स के लिए हुई है। अगर वो सर उठाने के पहले उनको कुचल दिया होता, तो वो अकाल तख्त में जो है, वो सैनिकों को घुसा करके वहां पर सारी जो है एक प्रकार की जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, और जिस प्रकार से सिखों की भावनाओं को मतलब भावनाओं को दुख पहुंचाया गया या ठेस पहुंचाई गई, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सारी घटनाएं हैं, जिसका ये जो मैंने कहा कि 25 ऑफ जनवरी 1990 में जो है इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स है, वो कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया हुआ है कि कैसे उन ऑफिसर्स को मार दिया गया वहां पर। अब सोचना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की इतनी हिम्मत कि वो डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स को मार रहे हैं। दे आर किलिंग द ऑफिसर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स। दे वर नॉट क्वाइट alarmed by the situation that if we the touch the hair of the defense forces, we would be eradicated. ऐसा उनको नहीं लगता था। They killed them. 2 फरवरी 1990 को जो है सतीश टिक्कू, एक सोशल वर्कर थे, उनको मार दिया। 13 फरवरी 1990 को, 13 फरवरी 1990 को लासा कौल नाम के जो वहां के जो श्रीनगर दूरदर्शन के जो हेड थे, उनको मार दिया गया। और जो कश्मीर फाइल्स में लास्ट सीन जो दिखाया गया है ना, वो नदी मार्ग में 2003 में 12 हिंदू युवक, 12 हिंदू पुरुष
12 हिंदू मतलब कश्मीरी पंडितों की औरतें और 2 बच्चों को साथ में ला करके एक में खड़ा कर दिया उनको लाइन में और पॉइंट ब्लैंक शूटिंग की गई उनकी। और वो जो अंतिम वो एक सीन दिखाया गया है, जिसमें वो जो शारदा पंडित को आरी में काटते हुए दिखाया गया है, वो शारदा गिरिजा टिक्कू नाम की औरत थी। वो 2 मतलब उसमें जो शारदा पंडित को 2 समय दिखाया, 2 बार दिखाया है। उनके पति को मार करके वो जो खून से सने हुए जो राइस खाने के लिए मजबूर किया गया है वहां पर, और अंत में उनको आरी से काटते हुए दिखाया गया। ये 2 कैरेक्टर्स है, एक व्यक्ति नहीं है वास्तविक जीवन में। जो टिक्कू नाम के जो मुझे लगता है बीके गंजू या टिक्कू उनकी पत्नी थी और वो इंजीनियर थे। उनको जब मारने गए ये जो टेररिस्ट है बिट्टा कराटे के लोग, तो वो ड्रम में छिप गए और ड्रम को ही उन्होंने गोलियों से भून दिया, तो वहां से जो खून निकल रहा था, तो उनकी वो वास्तविकता में उनकी पत्नी को खून खाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। खून से सने हुए चावल खाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उनको खिलाए गए थे। वो दूसरी व्यक्ति है। और जो ये गिरिजा टिक्कू नाम की जो महिला थी, वे अनंतनाग जिले की है, शायद अनंतनाग या बारामूला जिले की है, एग्जैक्टली कहाँ की पता नहीं, पर वास्तविकता है वो लैब एक कॉलेज में लाइब्रेरी असिस्टेंट थी शायद। तो ये सारी जो घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं घट रही थी, हिंदुओं को रलीव सलीव गलीव मतलब छोड़ जाओ, कन्वर्ट करो या मार दो, या फिर कह रहे थे कि हम नया कश्मीर बनाएंगे हिंदू पंडितों के अलावे, बट हिंदू औरतों के साथ। मतलब हिंदू औरतों को हम उनको उनके साथ शादी करेंगे, जबरदस्ती कन्वर्ट करेंगे, हमारी बीवियां बनाएंगे, हिंदू पंडितों को मार देंगे या फिर भगाएंगे। इस प्रकार के जो नारे लग रहे थे वहां पर, तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए बहुत सारे हिंदुओं ने, उनका पलायन हो गया, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, एक्सोडस हुआ। तो वो सारे जो लोग जो चले गए थे, वो जम्मू में अनेक सारे जो सेटलमेंट टेंट्स लगाए थे, कैंप्स थे, छोटे छोटे टेंट्स लगा कर रखे गए हैं। वो कश्मीरी फाइल्स मूवी में भी दिखाया गया है, वो अनुपम खेर जो बाहर बैठ करके वो बिस्किट खाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो टेंट्स की जो हालत थी, उस प्रकार की हालत थी। तो वहां पर जो इसी प्रकार से महिला भी, गिरिजा टिक्कू नाम की महिला विस्थापित हुई थी और वो जम्मू में चले जाकर रहने लगी थी। लेकिन उन्हीं के कॉलेज के कुछ सहकारियों ने कहा कि नहीं, अभी यहाँ पे परिस्थितियां नॉर्मल है, आप आ जाइए और अपनी जो 5-6 महीनों की आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर लटकी पड़ी हुई है, आप लेकर चले जाइए। क्योंकि वो विस्थापित हुए थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उसको लगा कि मैं जाकर पैसा लेकर आती हूँ। वो पैसा लेने के लिए उनके कॉलेज में जहाँ पर वे काम करती थी वहां पे चली गई और वहां से उनको उनका अपहरण किया गया। पहले तो उनका रेप किया गया, फिर बाद में नग्न करके शायद अनेक जगह पे उनको घुमाया गया, और उसके बाद में अंत में उसको, वो जब जीवित ही तब आरी से उसको जिंदा 2 टुकड़ों में काट दिया था। और वो टुकड़े भी 2 हिस्सों रोड के 2 साइड्स में उसको डाले गए थे, वो 2 टुकड़े, या फिर रोड्स के साइड में डाल दिए गए थे। जब उसको पुलिस को पता चला, जब उसको बरामद किया गया और उस पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो वो ये कहा गया कि वे जब जीवित थी तभी उनको काट दिया गया था। ये सारी घटनाएं कहने का मतलब इसलिए हुआ कि मेरा एक मूवी का कॉन्टेक्स्ट नहीं, एक पिक्चर का कॉन्टेक्स्ट नहीं, एक सिनेमा का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये सारी चीजें इसलिए, हमें कोई भी हिस्ट्री, हमें द्वेष के भाव का निर्माण करने के लिए हिस्ट्री को नहीं सीखना है, बल्कि हमें हिस्ट्री को समझने के लिए, और हिस्ट्री को समझते हुए वहां से हमें कुछ लेसन्स ड्रॉ करने होते हैं। उसके लिए हमको जो है वो हिस्ट्री सीखनी पड़ती है, हिस्ट्री की कुछ घटनाओं को याद करना पड़ता है। मैंने कहा कि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, मैं वास्तववादी जो उपागम है राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझने का, मैं उसको मानता हूं। मेरा यह मानना है कि राष्ट्र को अपने आप को सशक्त और अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करने के लिए वो हर संभव कोशिश करनी चाहिए जो आवश्यक है। और ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी, सिविल राइट्स, ये सारी चीजें सिर्फ राष्ट्र ही नागरिकों को प्रदान कर सकता है। जब राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र मजबूत है,
वही राष्ट्र दे सकता है। जो कमजोर राष्ट्र किस प्रकार की ह्यूमन राइट्स दे पाएगा, किस प्रकार की मानवीय सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी दे पाएगा, किस प्रकार के सिविल राइट्स वो दे पाएगा। जो राष्ट्र पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली टर्मोइल में रहता है, वो कभी भी इस प्रकार की सुरक्षाएं अपने नागरिकों को नहीं दे सकता। इसलिए जब राष्ट्र मजबूत होता है, आर्थिक और सामरिक दोनों भी दृष्टि से, बाहरी शत्रुओं से और बाहर और अंदर के भी कुछ शत्रु जो छुपे होते हैं, उन शत्रुओं से सुरक्षित होता है, वही राष्ट्र ह्यूमन राइट्स का भी प्रोटेक्शन कर सकता है, ह्यूमन सिक्योरिटी का भी प्रोटेक्शन कर सकता है, वही राष्ट्र सिविल राइट्स का भी प्रोटेक्शन कर सकता है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता, नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर ये नहीं है तो वो किसी भी राष्ट्र को नहीं है। ये सारी जब घटनाएं घट रही थी 1984 1980s को 80s में और 90s अर्ली 90s में, ये सारी घटनाएं जो घट रही थी हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल कैसी थी मैंने बताया आप लोगों को। सरकारें कैसे आ रही थी, सरकारें कैसे जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर्स का असैसिनेशन हो रहा था। 2 प्राइम मिनिस्टर्स वर assassinated 1984 and 1991. Yes, 1991 राजीव गांधी was assassinated in Shri Peramdur. इस प्रकार की ये सारी जो घटनाएं घट रही थी, राष्ट्र एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था, और इसीलिए जो एक डिसाइसिव एक्शन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेने की आवश्यकता थी, वो नहीं हो पाई। जो मैंने कहा 1987 के दौरान जो ऑपरेशन टोपिक पाकिस्तान ने अनलीश किया था जम्मू एंड कश्मीर में, क्या था उनका मोटो कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, भारत को 1000 कट्स करके भारत को ब्लीड करना है, ये उनका जो मोटो था। ये सारी घटनाएं जब घट रही थी तो हम डिसाइसिव एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे वोटिंग पैटर्न्स में भी हमें ये दिखना चाहिए, कोई भी सरकार रहे, वो बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, जो भी पार्टी। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी हियर। एक पार्टी को मजबूत सरकार जब रहती है, वो 10, 15, 20 पार्टीज की सरकार जब नहीं रहती है, तो एक्शन भी डिसाइसिव लिए जाते हैं। वी नो 6 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। फारूक अब्दुल्ला और बाकी के वहां के जो ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस के सारे जो लोग क्या कह रहे थे, नरेंद्र मोदी आए या उनका और कोई बाप आए, एक बार आए या बार बार आए, वो आर्टिकल 370 को टच भी नहीं कर सकते हैं। और महबूबा मुफ्ती क्या कह रही थी कि अगर आर्टिकल 370 को हटाया जाए तो यहाँ पर भारतीय ध्वज को उठाने के लिए एक हाथ भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर पूरी तरह से जल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्टिकल 370 को हटाया गया, और वहां पे कुछ घटनाएं घटने की संभावना थी, लेकिन सरकार डिसाइसिव है। सारे जो सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वहां पर समय पर किए गए, और कुछ पंछी भी मरा नहीं वहां पर। अब बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो घटती रहती है। छोटी मोटी घटनाएं मतलब मैं, कोई भी जीवन हो, एक बिल्कुल एक प्रत्येक जीवन मौल्यवान है। लेकिन देखिए कि 1993 से लेकर के 2000 के मध्य में तकरीबन 1000 सिक्योरिटी पर्सनल भी तो मर गए हैं वहां पर। सिक्योरिटी पर्सनल क्या सैलरी के नाम पर कुछ पैसा वहां पर हम जो सरकार देती है उसको क्या मरने के लिए कोई भी आर्मी या नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करता है? नो, दे ऑल्सो हैव अ फैमिली, सो दे वर किल्ड, दे टू हैड ह्यूमन राइट्स। Lot of Hindu pandits were evacuated, were made to flee. उनको छोड़ना पड़ा। They were, they were made to leave their own ancestral land, their property, their home, a settled life. That was also a grave violation of human rights. The so-called civil libertarians or the human rights activists did not talk about this. Or several thousand or thousands of the Kashmiri youth and Kashmiri people also have died, which should not have happened. So what is the way forward then? The way forward is, मुझे ऐसा लगता है कि leave the arm and believe that, जैसे शेख अब्दुल्ला को पता चला था 1972 में लंदन टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि प्लेबिसाइट वगैरह अवास्तव है। डोंट ड्रीम दैट यू विल हैव आजादी
Azadi from the Indian army who which has वो क्या कहते हैं, India's army is occupying army on the territory of Kashmir. It will be so. If you believe it's occupying army, then आप हमेशा अ, हमेशा जो है रोते रहेंगे, दर्द में रहेंगे. But if you believe that it's your army, it's your own people, they're there to protect you from the external aggression, they're there to protect you, and they're also there to protect the borders of the nation. If you believe like this and if you stand and support them, then you will all be happy. एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था मैं, और उनके माध्यम से मुझे जम्मू एंड कश्मीर में जाने का मौका मिला. श्रीनगर में 2-3 दिन रहा. मैं कई अधिकारियों से मिला वहां पर, और जो सिविल सोसाइटी के अन्य अन्य भी लोग हैं वहां पर, सारे मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी से लोगों से मेरा मिलना हुआ. अब मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं. कुछ भटके हुए लोग हैं, उनको अभी भी लगता है कि हम अलग प्रकार से गुलाम मुस्तफा यहाँ पर लाएंगे. वो डे ड्रीमिंग है, एंड सूनर द बेटर दे शुड कम आउट ऑफ दिस ड्रीम. इस ड्रीम से उन्हें आना चाहिए. दे शुड कम आउट ऑफ दिस ड्रीम. And recently, since the Article 370 has been abrogated, the total integration of the territory of the Jammu and Kashmir and Ladakh has taken place, and full stop. उसको क्या कहते हैं? This is finally done. There is no other thing that's going to happen. अब दूसरी बात ये भी है कि recently the state of Jammu and Kashmir and the administration is doing well. जो इवन वैक्सीनेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखा, उस पर मेरा एक आर्टिकल भी है वैक्सीनेशन पर, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है. आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन दैट, एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन आफ्टर माय ड्यू रिसर्च. उस आर्टिकल लिखने के लिए मैंने जो भी रिसर्च किया था, जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन परफॉर्म्ड मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है, वो उन राज्यों से भी उन्होंने अच्छा काम किया है. रिसेंटली वहां पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, और वहां पर जिस प्रकार से जो ये खाड़ी देश है, जो गल्फ कंट्रीज है, और अन्य देशों से भी जैसे इन्वेस्टर्स आकर के दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, एंड दैट श्योरली विल पेव द वे फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, देयर बाय क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयमेंट निर्माण होगा, और बहुत सारे यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. And they should be proactive in learning a lot of skills, education, and finding out a settled job and settled life. ये उनको करने की आवश्यकता है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, and if they believe that they can join some हिजबुल ए मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, तहरीक पाकिस्तान इंसाफ, ये सब जो चल रहा है, जो if they believe that they are part of the larger Muslim protest across the world, वो ISIS जैसे संस्था और उनके जो प्रीचर्स और प्रोपेगेटर्स है, उनके इन्फ्लुएंस में अगर वो रहने की कोशिश करेंगे, तो देयर इज नो चॉइस दैट इंडियन आर्मी विल हैव टू टेक एन एक्शन, एंड आर्मी विल किल देम, इफ नॉट टुडे, टुमारो, इफ नॉट टुमारो, द डे आफ्टर. सिंस 2014 जो एक डिसाइसिव गवर्नमेंट आने के बाद, this government has taken very decisive action against the separatist and the separatist politicians and the militants, and most of the militants have been neutralized on the land of Kashmir Valley in particular. उनको न्यूट्रल किया गया है. बट मुझे लगता है कि जो कश्मीरी पंडित्स है, अपना उन्होंने बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपना पुरुषार्थ दिखाया. मूवी में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी उनके पालक जो थे, उनके जो बड़े थे, बुजुर्ग थे उनके घरों के, उन्होंने विद्या की पूजा करना चाहिए, और वो 2 समय का नहीं खा सके तो 1 समय का ही खा लिया उन्होंने, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको इस प्रकार से एनकरेज किया, उनको प्रेरित किया कि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें पढ़ना चाहिए. तो हम देखते हैं कि कश्मीरी पंडित भारत के विविध हिस्सों में और अनेक सारे करियर्स में they have established themselves so well. Not only in India, they have gone abroad, across.
बाहर अक्रॉस द वर्ल्ड, बाहर देशों में अनेक सारे जगह पे जाकर अनेक सारे करियर्स में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, अपने आप को प्रूव किया है। जर्नलिज्म से लेकर के रिसर्च और टेक्नोलॉजी तक उन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है। दिस इज समथिंग नॉट ओनली इन कश्मीर बट अक्रॉस द, ये जो हमारे विद इन द कंट्री ऑल्सो, ये जो माओइस्ट एरियाज में जिस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, और मैं खुद भी माओइस्ट अफेक्टेड एरिया से आता हूँ, इसलिए इस बात को मैं समझता हूँ कि पढ़ाई और अपने आप को एम्पावर करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम हथियार लेकर के भारत जैसे सशक्त और मजबूत इतने बड़े राष्ट्र के खिलाफ, द फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, हमको लगता है कि वी कैन टॉपल डाउन द गवर्नमेंट, हम एक जो बुर्जुआ रेवोल्यूशन को, बुर्जुआ सरकार को नीचे गिरा करके प्रोलेटेरियत, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत ला सकते हैं। ऐसा भी इस प्रकार की यहाँ पर भी कुछ सपने देखने वाले, जो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग यहाँ पर भी मिलते हैं। इनको भी समझने की आवश्यकता है कि भाई, यू कैन नॉट टॉपल डाउन एंड दिस इज नॉट अ बुर्जुआ regime. You have every right to prove yourself. I come from a very small village. Today I am a professor, I am an assistant professor at Delhi University. क्योंकि मेरे भी पिताजी ने बचपन से हमको ये समझाया कि पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को मजबूत इंटेलेक्चुअली और बाकी सारे माध्यमों से मजबूत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। And therefore we proved, not only me, my brothers and my sisters. The same has been done by the Kashmiri Pandits, and the same needs to be done by the Kashmiri youth today also. दूसरी बात जो है, जो कश्मीरी पंडित आज भी विस्थापित और विपन्न परिस्थितियों में देश के विविध हिस्सों में रह रहे हैं, उनको उनका सेटलमेंट होने की, एक प्रॉपर और परमानेंट सेटलमेंट होने की आवश्यकता है। सिर्फ मूवी बनने से बातें नहीं सुलझेगी। हमने वो पहले भी इस प्रकार की बातें होती रही। इस मूवी का एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि पूरे देश भर में एक प्रकार से उनकी जो विपन्नावस्था है, उनको जिन कठिन हालातों में रहना पड़ा, और अभी भी कुछ कश्मीरी पंडित जो विविध कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए हुए टेंट्स है वहां पर जो रह रहे हैं, उनकी परिस्थितियों से अवगत कराया। मुझे लगता है कि उनको समय पे और उन्हीं के जमीन पर कश्मीर वैली में ही सेटल करने की आवश्यकता है। अच्छा, अब ये सेटल करने की बात जब होते हैं तो मुझे एक अवास्तव और काल्पनिक प्रकार का एक मांग आती हुई मुझे दिखाई देता है। वो बोलते हैं कि हमारे जमीन हम तब जा पाएंगे, हम वहां पर ही जाएंगे जहां, उसी गांव में जाएंगे, उसी घर में रहेंगे जहां से हमें भगाया गया था। अगर परिस्थिति का सही मूल्यमापन किया तो परिस्थितियां आज भी इस प्रकार से नहीं है कि लोग वहां पर जाकर रह सके और सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एक कश्मीरी पंडितों के एक्टिविस्ट है, विद्वान व्यक्ति है, सुशील पंडित को मैं एक जगह सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एक एन्क्लेव बनाना होगा, एक प्रॉपर एक जमीन खरीद के, सरकार को एक जमीन एक्वायर करते हुए एक प्रॉपर एन्क्लेव बनाना होगा कि वहां पर जो कश्मीरी पंडित अब दर-बदर भटक रहे हैं या फिर विपन्नावस्था में रह रहे हैं, उनको सेटल करने की आवश्यकता है। और उनको ठीक से अगर सेटल करना है, उनको सुरक्षित रखना है तो वहां पर करना होगा। और साथ में जो भी जो आर्म फोर्सेस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है और बाकी अन्य भी लोगों को वहां पर साथ में रखा जा सकता है। तो वहां पर जो नदी मार्ग में हुआ या अन्य जगह पे जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, वैसे अत्याचार हो सकता है कि हो नहीं पाए, होंगे नहीं। लेकिन अगर उनको एक-एक, दो-दो घरों में वहां पर जाके रखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि द सेम ghost will haunt them. That has the same situation prevail upon them that has happened to them in late 1980s and early 1990s, and even for that matter 2000s में भी जो भी हुआ है वो सारी घटनाएं होगी। पर इस सब बातों को लेकर के एक सीरियस पॉलिसी मेकिंग पर एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि एक जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ पर है 2014 के बाद में, और ये सरकार, जहां तक मैं पॉलिटिकल साइंस होने का छात्र, पॉलिटिकल साइंस का छात्र होने के नाते जो है, जहां तक मेरा एक इस सरकार के संदर्भ में मेरा मानना है, दे आर डिसाइसिव इन देयर एक्शंस एंड दे विल सर्टेनली ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट। मैंने बहुत ही समय लिया है और ये मेरा दिस वाज द लास्ट लेक्चर इन द सीरीज।
मैंने फर्स्ट में अर्ली कश्मीरी हिस्ट्री पर, कश्मीर के अर्ली हिस्ट्री पर बात की। सेकंड में आज जो बातें की थी उसी को भी जो विस्तारित विस्तारित स्वरूप में बात की। आज मैंने जो है वास्तव लास्ट जो फेज जो मैं प्रॉपरली बोल नहीं पाया था, वो था कश्मीरी पंडितों की जो विपन्नावस्था और उन पर जो भी उनका एक्सोडस हुआ और जो भी वायलेंस हुई, उस पर भी मैंने एक प्रकार के प्रकाश डाला है। आज अभी मुझे सुनने वाले या फिर भविष्य में जब भी मेरे मेरे जो श्रोता है मुझे सुनेंगे, आप सभी से आग्रह है और अनुग्रह भी है, मतलब आप सुनने के लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ, और आप सब लोगों से आग्रह है, एक विनती भी है कि ये लेक्चर्स बनाने के लिए आपको ठीक से पढ़ना पड़ता है, अच्छा खासा समय देना पड़ता है, बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज को साइड में रखना पड़ता है। अब इससे एनकरेजमेंट मुझे इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए आप तभी एनकरेज टू टू एनकरेज मी टू कैरी ऑन विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। I request you to kindly subscribe to my YouTube channel. And also, if you have liked this lecture, please share among your friends so that they would also listen to me, and they will like and subscribe my videos. Thank you so much for being with me for such a long time. Thank you. Shubharatri.